लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसे स्थान पर मैंने एक व्यक्ति को देखा जिससे धर्म के आधार पर मंदिर में नहीं जाने दिया, या शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, और या फिर एक छोटे से बच्चे से हानिकारक कार्य कराए गए, उसको शिक्षित होने में बाधा डाली गई, या उसे अपने धर्म का आचरण नहीं करने दिया गया, तो आप निश्चित रूप से यही कहोगे कि मैं झूठ कह रही हूँ, क्योंकि हम एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र में और ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर एक बहुत ही मोटे से संविधान के तहत और हमको बहुत सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। और मैंने जो भी ये सारी बातें कही है यह सब सरासर गलत है। तो आप लोगों का मानना बिल्कुल सही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपसे किस विषय पर बात करना चाह रही हूँ। तो जी हाँ, आज हम मौलिक अधिकार के बारे में ही जान लेंगे। ये मौलिक अधिकार क्या हैं और क्यों हैं? तो जनता को संविधान द्वारा पाए हुए ये कुछ अधिकार हैं और जिनके हितों की वह संरक्षण करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। और यानी संविधान ने हमको ये अधिकार दिए हैं, और यदि कहीं भी ऐसा लगता है कि इनका पालन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उच्च या सर्वोच्च न्यायालय हमें इस प्रकार से संरक्षण प्रदान करते हैं। तो ये हो गए मौलिक अधिकार। इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 में 18 से 35 के अंतर्गत रखा गया है। और यह जो मौलिक अधिकार का पोर्शन है यह हमारे संविधान में यूएसए से लिया गया था, और साथ ही इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा ये ब्रिटेन का एक शब्द है, और जहाँ पर मजदूरों के काम से संबंधित यानी उनके अधिकार से संबंधित जो बात होती थी उसके लिए मैग्ना कार्टा शब्द का उपयोग किया गया था कि राजशाही के द्वारा मजदूरों को अधिकार प्रदान किए गए थे, और जिसे उन्होंने मैग्ना कार्टा कहा। तो जहाँ भी अधिकार से संबंधित शब्द आता है वहाँ मैग्ना कार्टा का भी उपयोग किया जाता है, तो इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी प्रारंभिक जानकारी। अब आप लोग जानते ही होंगे कि हमको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग अगर कहेंगे तो ये देखिए मौलिक अधिकार 7 हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ कि आप लोग बोल रहे होंगे कि नहीं मैडम अब 7 नहीं 6 अधिकार है। तो ठीक है, सही है। तो देखें कौन कौन से अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां है संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया था। कब हटाया गया ये आपको याद रखना है कि कब हटाया गया। यह 44वें संशोधन द्वारा 1978 के अनुच्छेद में हटा दिया गया, और इसे अब 301 कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। ये जो कानूनी अधिकार है यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। और फिर अगला है कानून संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कानूनी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार ये टोटल 6 हैं। 7 दिए गए थे परंतु 44वें संशोधन में इसको हटा दिया गया एक अधिकार को, तो अब वो 6 हो गए। परंतु अब प्रश्न आ गया आपको कि कितने अधिकार प्राप्त थे। तो आपको ये बात याद रखने के लिए और कौन सा अधिकार हटाया गया इसके लिए भी मैंने इसको रखा है। तो हम पहला देखते हैं संविधान अनुच्छेद जो 14 से 18 तक है, और यह है समानता का अधिकार। समानता शब्द का अर्थ क्या हुआ कि संविधान की दृष्टि में भारतीय जनता जो है वह सब समान है। आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हमारा संविधान इतना सबसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों है? क्योंकि अन्य देशों में यदि हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रकार के जाति भेद संप्रदाय वगैरह होते हैं, 2 या 2-3 होंगे। और हमारा देश तो विविधताओं का देश है। अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय, उनका रहन सहन, उनके संस्कृति संस्कार
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको ध्यान में रख कर ये संविधान इतना हमारा हेल्दी हो गया है। तो अभी अब मौलिक अधिकारों में देखिए कि जब ये समानता का अधिकार आया, तो ये समानता के अधिकार की क्यों आवश्यकता हुई? क्योंकि हमें बहुत सारी विविधताएं हैं और इन विविधताओं के कारण हमारे में से किसी एक या कुछ लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और उसमें भी विशेषकर समानता का अधिकार। तो यह समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 में कहा गया है, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब लोग समान हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग। जहाँ भी समान शब्द है ना, तो आप लोगों को जब एग्जाम में लिखना पड़े तो कौन कौन से शब्द लिखोगे? जाति, धर्म, लिंग। लिंग यानी स्त्री है कि पुरुष है, अमीर, गरीब, है ना, किसी भी राज्य, किसी राज्य का विशेषकर रहने वाला, यानी स्थान। तो ये सब को इग्नोर किया जाता है, इनको नहीं देखा जाता और केवल समानता का भाव रखा जाता है। तो ये अगर आपने ऐसा आंसर लिखा तो आपका जो आंसर वो स्पष्ट होगा। अनुच्छेद 15 में कहा है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद पर रोक। यानी कोई व्यक्ति किसी धर्म का है या जाति है या वो किसी लिंग विशेष का है या उसके जन्म स्थान कोई ऐसी जगह है, तो इसके कारण यदि उस पर भेदभाव किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। यह भी एक समानता है। फिर अनुच्छेद 16 में है कहा कि अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या हुआ कि यदि सरकारी नौकरी लगना है तो उसमें भी ये उपरोक्त बातें हैं ना, जो जाति, धर्म, लिंग वगैरह, तो इनके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि वह योग्य है, सक्षम है, उसके लायक है, उस नौकरी के लायक, तो उसको अवश्य वह नौकरी प्राप्त होगी। अस्पृश्यता की समाप्ति, इसका अर्थ क्या होता है? छुआछूत, यानी छुआछूत का भाव अब देश में नहीं होगा। यह जैसे ही मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हुआ, पहले का समय हुआ करता था जब बहुत अधिक छुआछूत मानी जाती थी, पर जब मौलिक अधिकार में यह आ गया कि यह छुआछूत का अंत होगा, तो इस प्रकार इसके आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो यह इसका भी अंत हो गया। और उपाधियों का अंत, जब ये अंग्रेज हमारे देश में थे तो उन्होंने क्या किया था कि भारतीयों को ही आपस में विभाजित करना चाहा था, और कोई एक अमीर जिससे उनको कुछ लालच होगा तो उसको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से नवाजा गया था, जैसे नवाब साहब, सर वगैरह वगैरह। तो ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया, अर्थात अब प्रत्येक भारतीय समान है, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? समानता के अधिकार में याद रखना है कि 14 से 18 तक है, और इन अनुच्छेदों के नंबर चूंकि मैंने क्रम से ही लिखे हैं तो हो सकता है कि आपको ये आसान लगे। आपको इसी क्रम में याद अगर रखेंगे तो एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसमें 19 से 22 तक आर्टिकल हैं, इन अनुच्छेद है। देखिए क्या है। अनुच्छेद 29 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की शब्द का अर्थ क्या हुआ कि स्वयं को अभिव्यक्त करना, अपने मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलना। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? बोलना ही नहीं है, केवल लिख भी सकते हैं। तो कहाँ लिखेंगे? यानी न्यूज़पेपर, यानी प्रेस की आज़ादी जिसको बोलते हैं ना, तो इस प्रकार आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, और ये हो गई आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसके अंतर्गत क्या हो गया? बोलने की स्वतंत्रता है। साथ ही शांतिपूर्ण यानी शस्त्र विहीन एकत्र होकर स्वतंत्र होकर जो भी आप कोई सभा रख रहे हो तो आप रख सकते हो, परंतु ध्यान रखें कि उसमें शस्त्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता। और सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता हो गई। फिर संपूर्ण भारत में आवागमन की भी स्वतंत्रता है। आप किसी उद्देश्य से भारत भ्रमण कर रहे हैं या किसी भी कारण से आप भारत के में कहीं भी आ जा सकते हैं किसी भी साधन के द्वारा, इसकी आपको स्वतंत्रता है, आपको यानी हम सबको। फिर भारत में निवास करने की, भारत में किसी भी राज्य, किसी भी स्थान पर हम अपना निवास स्थान बना सकते हैं, और फिर जहाँ निवास स्थान बना सकते हैं तो हमको अपनी आजीविका का पालन करने की भी स्वतंत्रता है। तो याद रखिए, यह जो स्वतंत्रता का अधिकार हमको मिला है, तो यह इसमें अधिकांश जगह हमको कोई बंधन नहीं है, परंतु बात यह है कि यदि इनमें ऐसे कोई सी स्वतंत्रता का हमने उल्लंघन किया, अर्थात या तो वो देशद्रोह कर रहे हैं, देश के विरोध में, या कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता है तो हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो विवाद का कारण बने, देश में अशांति लाए,
है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करना। यह बंधन है, आज़ादी है, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बोलने से कोई विवाद का जन्म ना हो। फिर अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। ये जीवन के अधिकार में संविधान ने इसको काफ़ी विस्तृत रूप में हमारे लिए लिया है कि जिसमें हमको हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी हम जीवित रहें, और जीवित यानी स्वस्थ रूप से जीवित रहें। तो इसके लिए स्वच्छ जल, वायु, भोजन, चिकित्सा और का भी अधिकार है। और साथ ही इसके और अधिक विस्तृत क्या कर दिया गया कि हमको निजता का अधिकार भी है। निजता यानी प्राइवेसी का भी हमको अधिकार इसी के तहत दिया गया है। इस प्रकार यह अधिकार बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। अनुच्छेद 21 ए है, यह देखो 86वें संशोधन में 2002 में इसको ऐड किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्या कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, कई बच्चे गरीबी या अन्य किसी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये अनिवार्यता हो गई कि इन बच्चों को न केवल शिक्षा प्रदान की जाएगी बल्कि वह भी निःशुल्क, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये बाद में ऐड किया गया है। ठीक। और अगला है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अंतर्गत इसमें कुछ बातें हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति को अपराधी मानकर और उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण पूछने का अधिकार है और कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। साथ ही 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, यह भी उसको अधिकार है। और तीसरी बात कि वह अपने पसंद के वकील से सलाह भी ले सकता है, इसकी भी उसको स्वतंत्रता है। फिर से सुनिए कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के अंतर्गत वह यह जान सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। हो सकता है कोई गलत तरीके से और गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया हो, है ना। तो इसलिए गिरफ्तारी अगर की जाती है तो उसको कारण पूछने का अधिकार है। साथ ही 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो। इसमें क्या है, आवागमन, आने जाने में जो टाइम वेस्ट लगता है उसको हटा दिया गया है। बाकी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उपस्थित करना पड़ेगा। और तीसरा है कि पसंद के वकील से सलाह लेना, इसकी स्वतंत्रता उसको दी गई है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत बच्चे और मजदूर वर्ग आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अनुच्छेद 23 में कहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार में कि मानव व्यापार न किया जाए। मानव व्यापार किया जाता है, ये आप लोगों को भी जानकारी होगी कि कई बार कुछ ऐसे क्षेत्रों से लोगों को उठाया जाता है जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब होते हैं और इनको विदेशों में भेजा जाता है जहां इनका बहुत अधिक शोषण होता है, बहुत अधिक काम कराया जाना और उन्हें भोजन तक न दिया जाना और उनको शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाना, यह सब होता है। तो इस पर रोक लगाई गई है। ये मौलिक अधिकार हमारा क्या है कि मानव व्यापार न किया जाए। और दूसरा है इसमें जबरदस्ती श्रम न कराया जाए। किसी व्यक्ति से, उसको बलात् श्रम भी कहा जाता है, तो जबरदस्ती श्रम यानी उसकी इच्छा नहीं है, काम को नहीं करना चाह रहा है, तब भी उसको मजबूर किया जाए कि तुमको ये इतने सारे काम करना ही होगा, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी का अर्थ क्या होता है कि उस व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए खेत में काम कराया जा रहा है किसी व्यक्ति से और उसको पारिश्रमिक भी नहीं दिया जा रहा है, साथ ही उसको कई पीढ़ियों से कि तुम्हारे मतलब पिता ने या किसी दादा ने हमसे उधार लिया था जो आज तक चुका नहीं है, तो उसको चुकाने के लिए तुमको हमारे खेतों में या अन्य कहीं स्थान पर कार्य करना ही होगा। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है परंपरा, और उनका आज तक पैसे का भुगतान समझ लो हुआ ही नहीं, तो यह क्या कहलाएगा, बंधुआ मजदूरी। तो यह भी नहीं करने का है। तो ये अनुच्छेद 23 में इसका भी विरोध किया गया है। यानी हमारा मौलिक अधिकार है कि हम बंधुआ मजदूरी न करें और हमारा दायित्व भी है कि हम न करवाएं। अनुच्छेद 24 में कहा है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों, खानों व अन्य खतरनाक काम नहीं करवाना। 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वैसे तो उनसे कोई काम कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र अभी केवल शिक्षा और खेल की होती है।
परंतु यदि किसी तरीके से वो काम करते भी हैं तो इस प्रकार के काम न हो जो उनके शारीरिक, मानसिक, दैहिक रूप में हानिकारक हो। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आप लोग जब छोटे थे तो आपने स्लेट में लिखा होगा, स्लेट पत्थर की जो होती है, तो वह सिलिक उसके कारण वहाँ मतलब जहाँ स्लेट बनाई जाती है वहाँ पहले बच्चों से बहुत काम करवाया जाता था। तो ये जो स्लेट जहाँ बनती है यह एक विशेष प्रकार की बीमारी करती है जिसको बोलते हैं सिलिकोसिस, जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। और इसी प्रकार आपने सुना होगा एस्बेस्टस की चादरें बनती है, वहाँ भी मजदूर काम करते हैं जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, तो उनको बीमारी हो जाती है एस्बेस्टस अर्थी। तो ये इसी प्रकार वैसे तो जितने भी श्रमिक कहीं कार्य करते हैं तो मालिक का ये दायित्व है कि उनकी सुरक्षा से संबंधित सारे प्रबंध कराए, उसके बाद ही उनको इन काम में उतारे। परंतु विशेषकर बच्चों को इस प्रकार के कामों में नहीं लगाया जाना चाहिए जहाँ पर उनको विशेष रूप से हानि हो। तो कारखानों में भी हानिकारक कार्य होते हैं और खान यानी जमीन के अंदर जो रहता है, तो वहाँ पर यदि बच्चे कार्य करेंगे तो भी उनको समस्या होगी और इसके साथ ही उनका पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। इसलिए इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 से कम बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक काम नहीं कराना। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया। अब इसके आगे का जो है वह जितने भी अनुच्छेद बचे हैं और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार अभी बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। परंतु मैं आपको बता दूं कि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस साल BA फर्स्ट ईयर में हैं और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ भी रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है कि इस साल आपको ये क्वेश्चन आ जाए। तो अगले वीडियो में हम फिर देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।